स्टूडेंट टुडे वी आर डूइंग क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन, जो कि कई बुक्स में चैप्टर नंबर 12 है और कई बुक्स में 17 है। तो नंबर से इसमें फर्क नहीं पड़ता है, कंटेंट दोनों में सेम है। इसको मैंने समराइज करके एक छोटी सी वीडियो डाल रखी है जिसमें पूरे चैप्टर की समरी दे रखी है, वो आप जाकर देख सकते हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन इवनिंग बोजो एंटर्ड द पार्क विद एन एल्डरली पर्सन। एक दिन बोजो जो है पार्क में आता है एक बुजुर्ग पर्सन के साथ। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड, वो उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाता है। प्रोफेसर अहमद वॉज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर अहमद एक साइंटिस्ट थे जो कि यूनिवर्सिटी में काम करते थे। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग व्हाइल प्रोफेसर अहमद सैट ऑन अ बेंच इन द कॉर्नर। बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया जब प्रोफेसर अहमद जो है एक बेंच पे बैठे थे जो कि पार्क के कॉर्नर में था। ही वॉज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन। वो बहुत थके हुए थे क्योंकि उन्होंने एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था टाउन में, उसमें पार्टिसिपेट किया था। आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम। थोड़ी देर बाद बच्चे उनके आसपास आकर बैठ गए। दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन। वो उस सेलिब्रेशन के बारे में जानना चाहते थे जिस सेलिब्रेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चर प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस दैट द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अब प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि जब कल्चर प्रोग्राम फिनिश हो गया था तो सीनियर पीपल मतलब कि जो उम्र में बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, तो सीनियर पीपल क्या डिस्कस करने लगे, जो टाउन में अनएम्प्लॉयमेंट थी, मतलब जिन बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रही थी, जो बेरोजगार बच्चे थे। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, मतलब कि जिनको जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उस चीज का डिस्कशन चल रहा था। वॉज प्रपोज टू पुट अप अ फैक्ट्री बाय क्लियरिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन। तो उन्होंने क्या एक प्लान प्रपोज किया जिसमें कि वो फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे थे। किस चीज को क्लियर करके, फॉरेस्ट, जो जंगल हैं, जो कि टाउन से बाहर थे जो जंगल, उनको क्लियर करके, उनको काट के और वहां पर एक फैक्ट्री लगाई जाए। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ चांस टू गेट जॉब। तो अब जो पॉपुलेशन बढ़ रही है टाउन की, उसको चांस मिलेगा जॉब्स लेने का, क्योंकि जहां पर फैक्ट्री लगाई जाएगी स्टूडेंट, वहां पर जॉब की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो इसलिए वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिल पाएगी। तो यही वो कह रहे हैं कि जब टाउन की पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसको जॉब्स का चांस मिलेगा अगर हम वहां पर फॉरेस्ट को क्लियर करके फैक्ट्री लगा देते हैं तो। द चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया। तो उन्होंने बच्चे बहुत सरप्राइज हुए जब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इस आइडिया को बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया। ऑब्जेक्ट किया मतलब विरोध किया इसका, कि जंगलों को नहीं काटना चाहिए। बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज अ ग्रीन लंग्स और वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन नेचर, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया क्योंकि जंगलों को क्या कहा जाता है, ग्रीन लंग्स कहा जाता है, और लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, और उसे वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम कहा जाता है नेचर के लिए। वो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। द चिल्ड्रंस वर कंफ्यूज। चिल्ड्रंस जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद को ये रियलाइज हो गया कि बच्चों ने कभी भी जो है फॉरेस्ट, जंगल को विजिट नहीं किया है। द चिल्ड्रन ऑल्सो वांटेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट। बच्चे जो है फॉरेस्ट के बारे में, जंगल के बारे में और जानना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रोफेसर अहमद के साथ जो है विजिट करेंगे जंगल को। 17.1 आ गया है, विजिट टू अ फॉरेस्ट। अभी तक हमने ये देखा कि प्रोफेसर अहमद ने जैसे बच्चों को बताया कि एक फैक्ट्री लगाने से, जो कि जंगलों को काट के फैक्ट्री लगाई जाएगी, उससे इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा टाउन का। लेकिन कुछ लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे उस फॉरेस्ट को काटने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, ग्रीन लंग्स कहा जाता है नेचर का, और वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम कहा जा रहा है। तो अभी वो एक्सप्लेन करेंगे हम आगे डिटेल में। तो विजिट टू अ फॉरेस्ट। वन संडे मॉर्निंग, एक संडे सुबह, द चिल्ड्रन पैक्ड अ फ्यू थिंग्स लाइक अ नाइफ, अ हैंड लेंस, अ स्टिक, अ नोटबुक एंड वॉक टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज। एक रविवार की सुबह बच्चे जो है कुछ चीजें पैक करके, जैसे कि चाकू, हैंड लेंस, स्टिक मतलब लकड़ी, नोटबुक एंड वॉक टुगेदर, और एक साथ चल पड़े वो फॉरेस्ट की तरफ जो कि विलेज के पास था। ऑन देयर वे दे मेट टीबू, अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ऑफ नियर बाय विलेज। अपने रास्ते में बच्चे जो है वो टीबू से मिले, जो कि उन्हीं की एज का लड़का था जो पास वाले विलेज में रहता था। हु वाज टेकिंग कैटल्स फॉर ग्रेजिंग अलोंग विद हिज आंट, जो कि अपने पशुओं को लेके आया था चराने के लिए अपनी एंट के साथ। ही वॉज वेरी एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। वो बहुत ही फुर्तीला बच्चा था। रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। वो इधर उधर भाग रहा था बहुत फुर्ती से, कि अपने हर्ड को, मतलब कि जो पशुओं का झुंड चल रहा है उसको एक साथ रख सके। क्योंकि आपने देखा होगा जब पशु खाना खाते हैं तो वो क्या है, फैल जाते हैं, वो दूर दूर चले जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं वहां से। तो उनको एक साथ रखने के लिए वो इधर से उधर भाग रहा था। When he saw the children, टीबू also started walking along with them. जब उन्होंने बच्चों को देखा तो टीबू भी उनके साथ चल दिया। एंड वेंट ऑन अ डिफरेंट पाथ, जबकि उनकी एंड जो है वो पशुओं के पीछे डिफरेंट पाथ पे चली गई। एज सुन एज दे एंटर्ड द फॉरेस्ट, जैसे ही उन्होंने जंगल में एंटर किया, टीबू रेस्ड हिज हैंड एंड सिग्नल देम टू कीप क्वाइट। टीबू ने अपना हाथ उठाकर उनको चुप रहने की सलाह दी। बिकॉज नॉइस कुड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। बिकॉज जो नॉइस बच्चे कर रहे थे उससे एनिमल्स, मतलब कि जो वन जीव होते हैं, वन जीव का मतलब जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। टीबू
Tibu then took them to a place at a height to show them the broad view of the forest. टीबू ने एक हाइट पर ले गया जहां से उन्हें ब्रॉड व्यू मतलब कि बड़ा व्यू दिख रहा था फॉरेस्ट का, जंगल का. चिल्ड्रन वर सरप्राइज्ड बिकॉज दे कुडंट सी एनी लैंड. चिल्ड्रन बहुत सरप्राइज हो गए क्योंकि उन्हें कोई लैंड नहीं दिखाई दे रहा था. जैसे इस तरह का व्यू बच्चों को दिखाई दे रहा था जहां पर उन्हें लैंड बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था. द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड. तो डिफरेंट ट्री टॉप्स जो थे, ट्री टॉप्स किन्हें कहा जाता है स्टूडेंट, जो उनके क्राउन होते हैं. मतलब ट्रीज अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई लंबा ट्री होता है, कोई छोटा होता है, कोई बिल्कुल फ्लोर टचिंग ट्री होता है. तो वो अलग अलग जो ट्री थे उन्होंने क्या कर रखा था, उनके ट्री टॉप ने इस लैंड को पूरी तरह से ढक रखा था, जो कि आपको फिगर 17.1 में दिखाई दे रहा है. हाउएवर द कवर वाज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन. लेकिन आप देखेंगे तो पूरा कवर जो है वो यूनिफॉर्मली ग्रीन नहीं है, मतलब एक जैसा ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है. कहीं कहीं पे ये ब्राउन और व्हाइट कलर के पैचेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं. द एनवायरमेंट वॉज पीसफुल एंड अ कूल ब्रीजिंग वॉज ब्लोइंग. और एनवायरमेंट वहां का बहुत ही पीसफुल था, बहुत ही शांतिपूर्ण एनवायरमेंट था, और कूल ब्रीज मतलब कि ठंडी ठंडी हवाएं वहां पर चल रही थी. दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी. इन्होंने बच्चों को और भी ज्यादा खुश कर दिया. जैसे कि एनवायरमेंट पीसफुल हो और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तो वो एनवायरमेंट सबको पसंद आता है. तो उस एनवायरमेंट ने बच्चों को और भी फ्रेश कर दिया और भी खुश कर दिया. While coming down, जैसे ही वो नीचे आने लगे, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the trees. जैसे ही वो नीचे आने लगे तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए क्योंकि उन्हें अलग अलग टाइप की साउंड सुनाई दे रही थी. जैसे कि बर्ड्स की साउंड सुनाई दे रही थी, उन्हें टॉप ब्रांचेस जो होती हैं ट्रीज की वहां से कुछ साउंड्स आ रही थी. तो टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज अ नॉर्मल फिनोमिना हियर. टीबू ने उन्हें रिलैक्स होने को कहा क्योंकि टीबू ने उन्हें बताया कि ये यहाँ का नॉर्मल फिनोमिना है, मतलब कुछ नई चीज नहीं है, यहाँ का नेचुरल फिनोमिना है कि यहाँ पर ऐसी आवाजें आनी आम बात है. बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम मंकीज हैड क्लाइम्ड हायर ऑन द ट्री वेयर दे डिस्टर्ब दी बर्ड्स. अब बच्चों की प्रेजेंस के कारण मंकीज ने क्या किया, और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया ट्रीज के. तो वहां पर क्या हुआ, उन्होंने बर्ड्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया. एंड वन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल्स टू अलर्ट अदर एनिमल्स. एनिमल इस तरह की वार्निंग कॉल जो है दूसरे एनिमल्स को सावधान करने के लिए देते हैं कि भाई उन्हें किसी की प्रेजेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है आसपास में, जो कि उनके लिए खतरा हो सकता है. ऑल्सो टोल्ड दैट मेनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बिसन, बोर जो होता है उसे जंगली सुअर बोला जाता है, बिसन जो होता है उसे जंगली भैंसा बोला जाता है, जैकल्स जो होते हैं लोमड़ी होती है, पोर्क्यूपाइन जो होते हैं वो साही बोला जाता है उन्हें हिंदी में, और वो जो होते हैं छोटे होते हैं. एलिफेंट जो होते हैं हाथी हैं, लिव इन डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि आपको पिक्चर में यहाँ पर 17.2 में दिखाई दे रहा है. तो ये जो है ये बिसन है, और ये बोर है जो जंगली सुअर है, और ये आई थिंक जो साही में आपको बताया पोर्क्यूपाइन है वो ये जानवर है. प्रोफेसर अहमद क्वेश्चन चिल्ड्रन दैट दे शुडंट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट. प्रोफेसर अहमद ने जो है बच्चों को क्वेश्चन मतलब चेतावनी दी कि आप जो है ज्यादा अंदर तक फॉरेस्ट में नहीं जाएंगे. बोजो एंड पहेली रिमेंबर्ड दैट दे हैव स्टडीड अबाउट द फॉरेस्ट एज एन एग्जांपल ऑफ अ हैबिटेट इन क्लास 6. बोजो एंड पहेली यहाँ पर याद कर रहे हैं कि उन्होंने क्लास 6 में पढ़ा था कि फॉरेस्ट जो होता है वो एक हैबिटेट है. हैबिटेट का मतलब क्या होता है, लिविंग एंड ड्वेलिंग प्लेस. दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम फॉर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स. अब बच्चे देख पा रहे हैं कि जंगल जो है कितनी तरह के एनिमल्स को और प्लांट्स को जो है शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है. जैसे कि 17.3 में दिखा रखा है फॉरेस्ट एज हैबिटेट, कितने तरह के एनिमल्स जो है फॉरेस्ट में रहते हैं. देन यहाँ पर काफी सारे ट्रीज दिखा रखे हैं. द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मेनी ट्रीज. जो लैंड पे बच्चे चल रहे थे, मतलब जिस जगह पर बच्चे चल रहे थे वो अनइवन था, मतलब कि एक प्लेन स्मूथ सरफेस नहीं था वहां पर, अनइवन था, उबड़ खाबड़ रास्ता था. कवर्ड विद मेनी ट्रीज, जो कि बहुत सारे ट्रीज से कवर्ड था. टीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सीमल, सीसम, नीम, पलाश, फिग, खेर, आंवला, बैम्बू, कंचर. तो इतनी तरह के ट्रीज जो है टीबू ने उन्हें दिखाया कि वो आइडेंटिफाई कर पाए. जैसे नीम का ट्री है, ये सीसम का ट्री है, यहाँ पर सीमल का ट्री दिखाई दे रहा है, और ये जो है ये बैम्बू ट्री है. तो उनको आइडेंटिफाई करने में टीबू ने उनकी मदद करी. प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट. तो अब प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि यहाँ पर बहुत तरह के और ट्रीज होते हैं जिन्हें कि हम शर्ब कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं और ग्रासेस कहते हैं. हर्ब्स किसे कहते थे स्टूडेंट हम, जो कि ग्रीन स्टेम होती है जिनकी, जो कि टेंडर स्टेम होती है, काफी शॉर्ट होते हैं. जैसे कि इसके एग्जांपल हो गए आपके व्हीट, राइस, टोमेटो, रेडिश, कैरेट, जिंजर, ये सब हर्ब्स होते हैं. शर्ब्स क्या होते हैं, जिसमें काफी सारी छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, उसे कहते हैं शर्ब्स, जिनकी वुडी स्टेम होती है. यहाँ पर ग्रीन स्टेम होती है हर्ब्स की, और शर्ब्स की क्या होती है, वुडी स्टेम होती है. जैसे इसका एग्जाम्पल रोज हो गया. ट्रीज क्या होते हैं ये आप सबको पता है, जिनकी वुडी स्टेम होती है, जो कि हार्ड होते हैं. क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो कि किसी हेल्प से, मतलब कि जब उनको कोई एक्सटर्नल हेल्प दी जाती है, जैसे कि मनी प्लांट. मनी प्लांट का आपका ट्री जब ग्रो कर रहा होता है तो उसके पीछे आप क्या करते हैं, उस गमले में एक स्टिक लगा देते हैं ताकि वो, और उस स्टिक पे उसे लपेट देते हैं, फिर वो उसी स्टिक के दौरान जो है ग्रो करता रहता है. तो इन्हें कहा जाता है क्लाइंबर, जो कि एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ वर्टिकली ग्रो करे. क्रीपर्स क्या होते हैं, इनके फ्रूट बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली ही ग्रो करते हैं, क्योंकि अगर इन्हें कोई एक्सटर्नल सपोर्ट दे भी दिया जाए तो भी ये ऊपर ग्रो नहीं कर पाएंगे वर्टिकली. तो इसलिए ये रेंगने वाले पौधे होते हैं, इसीलिए इन्हें क्रीपर बोला जाता है. जैसे कि इसके एग्जांपल हो गए आपके वाटरमेलन एंड आपका एग्जांपल हो गया पंपकिन, जो कि दोनों ही बहुत हैवी फ्रूट्स होते हैं.
तो ये होते हैं आपके shrubs, herbs, grasses in the forest. The forest floor and the trees were also covered with different types of creepers and climbers. Creeper and climber भी हमने समझ दिया. फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है? फ्लोर का मतलब होता है जमीन, जो कि फॉरेस्ट की जमीन है, वहां पर भी बहुत सारे छोटे छोटे आउटग्रोथ्स देखने को मिलती हैं. द ट्रीज वर ऑल्सो कवर्ड विद, और ट्रीज जो है किससे कवर्ड है? क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स भी वहां पर प्रेजेंट है. द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग इन क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट. सन जो है बहुत ही मुश्किल से वहां पर दिख पाता है, क्योंकि जो इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, जो लीव्स हैं वहां की, वो सब उसे ढक लेती है, इसीलिए फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर अंधेरा दिखाई देता है. अब आ गई है एक्टिविटी 17.1. ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम. लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट. आपके घर में बहुत सारी चीजें होंगी, आप एक लिस्ट बनाइए जो मटेरियल आपको लगता है कि आप ये चीजें जो है जंगल से उपलब्ध होती हैं. यू माइट हैव मेनी वुडन आइटम्स. आपके घर में बहुत सारे वुडन आइटम होंगे, जैसे कि प्लाईवुड होती है, फ्यूल वुड होती है. फ्यूल वुड मतलब जलाने वाली लकड़ियां. बॉक्सेस होते हैं जो कि आपने देखा होगा, कार्टन्स वगैरह जिनमें सामान पैक होता है. पेपर्स होते हैं, जो पेपर्स पे हम लिखते हैं, ये पेपर्स होते हैं जैसे. देन मैच स्टिक्स होती है, मतलब माचिस. एंड फर्नीचर, और जो फर्नीचर होता है. डू यू नो दैट गम, ऑयल, स्पाइसेस, फोडर्स फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स और ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. क्या आपको पता है कि गम, ऑयल, स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले, फोडर फॉर एनिमल मतलब कि एनिमल्स का खाना, एंड मेडिसिनल प्लांट्स और बहुत सारे जिनसे हमें दवाई उपलब्ध होती हैं, वो सब चीज प्रोडक्ट्स भी हमें कहां से मिलते हैं? जंगल से ही मिलते हैं. जैसे कि आपको 17.5 में दिखा रखा है यहाँ पर. ये देखिए हनी है, ये भी कहां से मिल रहा है? हमें जंगल से मिल रहा है. वुडन स्टैचू है, ये वुड कहां से मिली है? ये जंगल की लकड़ियों से मिली है. सीलिंग वैक्स है, ये भी जंगल से उपलब्ध हुआ है. गम है, वो भी जंगल से मिलता है. तो है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इन्हें फॉरेस्ट प्रोडक्ट बोला गया है, क्योंकि ये सब चीजें कहां से मिलती हैं? जंगल से ही उपलब्ध होती हैं. द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ट्राई टू फिल टेबल 17.1. अब जैसे आपने जो प्रोडक्ट अभी तक देखे हैं जो फॉरेस्ट से ऑब्टेन्ड होते हैं, तो उस हिसाब से आपको 17.1 टेबल फिल करनी है. वन एग्जांपल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन. एक एक एग्जांपल आपको पहले ही दिया हुआ है. फिल द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जांपल्स. तो यहाँ पर आपको और एग्जांपल्स लिखने हैं कि आपको प्रोडक्ट दे रखे हैं और नेम बताना है प्लांट का कि किस किस से वो चीजें ऑब्टेन्ड होती हैं. जैसे सबसे पहले गम किससे ऑब्टेन्ड होता है? टिम्बर मतलब लकड़ियां कहां से ऑब्टेन्ड होती हैं, इसमें एग्जांपल आ जाएंगे. जैसे सीसम ट्री है, देन टीक वुड है, पाम है, ओक है, तो वो एग्जांपल यहाँ पर आ जाएंगे. मेडिसिनल के तो आपके बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं. जैसे नीम हो गया है, आंवला हो गया है, एलोवेरा है, पिपरमेंट है, तुलसी है, कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं. ऑयल है, जैसे आपको सैंडलवुड ऑयल होता है, सनफ्लावर से मिलता है, सीसम ऑयल होता है, कॉर्न ऑयल होता है, पीनट ऑयल होता है, तो वो सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. तो इस तरह के प्रोडक्ट आपको खुद अपने हिसाब से इस टेबल में फिल करने हैं. शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज. शीला यहाँ पर मतलब सोच रही है, वो हैरान हो रही है कि यहाँ पर प्लांट किसने करे होंगे ट्रीज जंगल में. प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस एनफ सीड्स. अहमद यहाँ पर बता रहे हैं कि ट्रीज जो है वो एनफ सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स एंड सेपलिंग्स. और यहां पर वो बता रहे हैं कि फॉरेस्ट फ्लोर जो होता है, मतलब कि फॉरेस्ट फ्लोर का मतलब है जो लैंड है, जंगल का जो लैंड है, वो फेवरेबल कंडीशन जब उन सीड्स को देता है, तो वो सीड्स वहां पर जर्मिनेट करती हैं, सीडलिंग बनती है, एंड देन सेपलिंग बनती है. अब सीडलिंग और सैपलिंग में क्या डिफरेंस है? ये जो होती है इस स्टेज को बोला जाता है सीडलिंग. जब सीड लगाई जाती है और वो हल्की सी जर्मिनेट हुई है, हल्की सी स्प्राउट हुआ है उसमें, तो उस स्टेज को बोला जाता है सीडलिंग. स्प्राउट से थोड़ा ज्यादा ग्रो कर गई है, तो उस स्टेज को बोला जाता है सैपलिंग. तो सबसे पहले सीडलिंग आती है, फिर उसके बाद सैपलिंग आती है, और फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है ट्री में, जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं. और फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होती है? कि इनको प्रॉपर सनलाइट मिले, इनको वाटर मिल रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें एटमॉस्फेयर से मिल रही है, जिससे कि अपना खाना फोटोसिंथेसिस बना पा रहे हैं. तो इस तरह से ट्री जो है यहाँ पर ग्रो करता है अपनी फेवरेबल कंडीशंस के साथ. तो यही वो मेंशन कर रहे हैं, उस बच्चे को बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ट्रीज उगाने कोई फार्मर नहीं आता है, कोई यहाँ पर सीड्स नहीं लगाता है. तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से अब सीड्स जो है वो डिस्पर्स होना, हमने पढ़ा था 6th क्लास में कि सीड्स डिस्पर्सल किस किस तरह से होता है. तो सीड्स जो है एनफ प्रोड्यूस करते हैं ट्रीज, और फिर उसके बाद वो सीड्स जो है उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है फ्लोर पे, और फिर वो जर्मिनेट कर जाते हैं, सीडलिंग बन जाते हैं, सैपलिंग बन जाते हैं, और देन वो ग्रो कर जाते हैं एज अ ट्री. सम ग्रो अप इनटू द ट्री, और फिर वो कुछ जो है ट्रीज में ग्रो कर जाते हैं. ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन. अब वो कह रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये तो स्टेम है, और इसके ऊपर का जो पार्ट है ट्री का, उसे क्राउन कहा जाता है उस ट्री का. और क्राउन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि कोई स्प्रेडिंग क्राउन होता है, कोई राउंड क्राउन होता है, कोई ओवल क्राउन होता है, और कोई ट्रायंगल शेप का क्राउन होता है. जो स्टेम से अबव वाला एरिया होता है उसे उस ट्री का क्राउन बोला जाता है. तो ये कुछ क्राउन की शेप्स हैं यहाँ पर. Ahmed asked children to look up and observe how the branches of a tall tree looks like a roof over the other plant in the forest. अब प्रोफेसर अहमद यहाँ पर बता रहे हैं बच्चों को कि आप ऊपर की तरफ देखिए, और जो लंबे लंबे वृक्ष हैं उन्हें देखिए कि उनके ऊपर वाली जो ये पार्ट है, जैसे कि कैनोपी कहा जा रहा है, जो कि क्राउन है इस ट्री का, ये किस तरह से बिहेव कर रही है, जैसे कि एक छत लग रही है दूसरे ट्रीज के ऊपर. ये एक छत की तरह लग रही है दूसरे ट्रीज के ऊपर. तो दूसरे ट्रीज कौन से हैं? जिन्हें अंडर स्टोरी ट्री कहा जाता है. और अंडर स्टोरी ट्री कौन से होते हैं? जैसे कि बुशेस हो गई हैं, शर्ब्स हो गए हैं, जो कि हाइट में छोटे होते हैं. एंड कैनोपी इस वाले पार्ट को कैनोपी कहा जा रहा है, जो कि अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको. एक्टिविटी 17.2
विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, आप अपने नेबरहुड में किसी पार्क में विजिट कीजिए। ऑब्जर्व दी ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम, आप ट्रीज को देखिए और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। यू कैन टेक दी हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और बुक्स ऑन दी ट्रीज, आप किसी एल्डर की मतलब अपने से बड़े की या बुक्स की हेल्प ले सकते हैं ट्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। Characteristic of the trees that you observe such as height, shape of leaves, crown, flowers and fruits. Also draw the crown of some trees. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ट्रीज की आपको विशेषता की एक लिस्ट बनानी है। विशेषता मतलब कि उनकी हाइट कैसी है, लंबा है ट्री, छोटा है, शेप कैसी है लीव्स की, राउंड शेप है, ओवल शेप है, क्राउन कैसा है। जैसे हमने यहाँ पर देखे थे कि किसी का ट्राइंगल होता है, किसी का ओवल शेप का होता है, किसी का राउंड होता है, किसी का स्प्रेडिंग क्राउन होता है, वो भी आपको वहां पर नोट डाउन करना है। तो इससे आपको पता लगेगा कि कितनी डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अलग अलग ट्री में। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैड क्राउन ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज। प्रोफेसर अहमद यहाँ पर बता रहे हैं कि ट्रीज के जो क्राउन होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट साइज के होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कोई ट्रायंगल शेप का है, कोई ओवल शेप का है, कोई स्प्रेडिंग है, कोई राउंड है, तो अलग अलग शेप के एंड साइज के होते हैं। These had created different horizontal layer in the forest. These are known as understories. तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग horizontal layer बना लेते हैं। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कैनोपी। कैनोपी क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे कैनोपी कहा जा रहा है यहाँ पर, जो इसमें दिखाई दे रही है। अदरवाइज क्या होता है स्टूडेंट, इस तरह की लेयर होती है फॉरेस्ट में, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे एमर्ज लेयर कहा जाता है, जो कि सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, जो कि नियर इक्वेटर होता है। तो इस तरह की लेयर जो बहुत ही टॉल ट्रीज होते हैं, और ये क्या होते हैं, स्कैटर्ड ट्री होते हैं, एकदम घने ट्री नहीं होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं बहुत ज्यादा। देन उसके बाद कौन से आते हैं, कैनोपी, जो कि इसमें दिखा रखा है सबसे ऊपर, जो कि अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है। हॉरिजॉन्टली इसलिए बोला गया है क्योंकि इस तरह से दिखाई देते हैं, इस तरह से लेयर बनाते हैं, ऐसे ऐसे ये लेयर बना रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टली अलग अलग लेयर बना रहे हैं। जैसे कि अंडर स्टोरी, सबसे पहले कौन सा आएगा, फॉरेस्ट फ्लोर आएगा। फॉरेस्ट फ्लोर मतलब जो कि बिल्कुल जमीन पर ही उगने वाले जो होते हैं, जैसे कि डिकम्पोजिंग लीव्स आ गई हैं, डिके मैटर्स आ गए हैं, सॉइल आ गई है वहां पर, तो ये सब क्या कहलाए जाते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर। देन उसके बाद क्या आता है, अंडर स्टोरी आते हैं। ये जो प्लांट्स है जिसमें कि शर्ब्स आ गए हैं, बुशेज आ गई हैं, ये एक लेयर बना रहे हैं जिन्हें की अंडर स्टोरी बोला गया है। देन उसके ऊपर कौन से होते हैं, कैनोपी, जो कि हॉरिजॉन्टली अलग अलग लेयर्स बना रहे हैं। अब कैनोपी क्या है, वो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्ट करता है अपने से छोटे ट्रीज को। तो इसमें यही बताया जा रहा है ऊपर। Giant and tall trees constituted the top layer followed by shrubs and tall grasses and herbs followed by the lowest layer. अब giant और tall trees जो हैं वो क्या कर रहे हैं, टॉप लेयर बना रहे हैं उसके ऊपर, जो कि shrubs के एंड tall grasses जो होती हैं उनके ऊपर एक लेयर बना रहे हैं। देन herbs जो हैं वो किससे, herbs जो है वो lowest layer कहलाई जाती है। herbs क्योंकि क्या होते हैं, जो ग्रीन स्टेम होती है, जिनके बिल्कुल छोटे छोटे ट्री प्लांट्स होते हैं, जो उन्हें herbs कहा जाता है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले फॉरेस्ट फ्लोर है। फॉरेस्ट फ्लोर पे क्या होते हैं, जैसे कि herbs हो गए हैं, grasses हो गई हैं, वो सारी फॉरेस्ट फ्लोर पे आ जाती हैं। देन उसके अंडर स्टोरी की कौन सी लेयर बन रही है, अंडर स्टोरी में आती है बुशेज आ गई हैं, शर्ब्स आ गई हैं, जो कि हर्ब से बड़े प्लांट्स होते हैं वो। देन उसके बाद कैनोपी आ गई है। कैनोपी कौन से हैं, जो कि अंडर स्टोरी मतलब शर्ब्स वगैरह से भी बड़े हैं, मतलब टॉल ट्रीज है, वो कैनोपी फॉर्म कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टली फॉर्म कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है इसमें। Would we see similar kinds of trees in every forest? Asked बोजो। बोजो यहाँ पर पूछ रहा है क्या हर तरह के फॉरेस्ट में, हर तरह के जंगल में हमें सेम ट्रीज देखने को मिलते हैं? प्रोफेसर अहमद said no. Due to different climatic condition, there are variation in the types of trees and other plants. The type of animals also differ from the forest to forest. अब प्रोफेसर अहमद यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं बोजो को कि हर किसी का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होता है। जंगल जहां पर होगा, मतलब वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वेदर कैसा है, वो उनके लिए फेवरेबल है या नहीं, तो जिनके लिए वो फेवरेबल होगा वही प्लांट वहां ग्रो करेंगे और उसी तरह के एनिमल्स वहां पे रहेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कुछ तरह के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो कहां देखने को मिलते हैं, कोल्ड रीजन में देखने को मिलते हैं, कुछ वार्म रीजन में देखने को मिलते हैं, कुछ न्यूट्रल टेम्परेचर पे देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है, ये टेम्परेचर पे, कंडीशंस पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कौन से ट्री और प्लांट्स वहां पर ग्रो करेंगे और कौन से एनिमल्स वहां पर रह सकते हैं। तो इसलिए द टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम द फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। तो इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स फिक्स नहीं होते हैं कि हर जंगल में एक जैसे प्लांट और एनिमल्स मिलेंगे आपको, वो हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। अ फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग here and there on the flowers of herbs and shrubs. अब यहाँ पर बिजी हैं ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज को देखने में, जो कि इधर उधर उड़ रही हैं herbs and shrubs के पास, जो कि छोटे छोटे प्लांट्स हैं। Then they had a close look at the bushes. वो जो है क्लोजली बुशेस को देख रहे हैं। While doing that, their hairs and clothes have seeds and thorns clinging on them. हमने पढ़ा था कि सीड डिस्पर्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे होती है, तो वो इसी तरह से हो रही है। जब वो बुशेस के इतने नजदीक गए हैं तो वो देख रहे हैं कि कुछ जो है उनके हेयर्स पे, क्लोथ्स पे जो है कुछ तरह की सीड्स एंड थोर्न मतलब कि कांटे जो है वो क्लिंग हो गए हैं, चिपक गए हैं।
तो इसी को कहा जाता है कि फिर बच्चे जहां जहां मूव करेंगे वहां पर वो सीड्स एंड थॉर्न्स जो हैं छोड़ते हुए चलेंगे, तो उसी को कहा जाता है सीड डिस्पर्सल, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है सीड। दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्क्वेल्स, एंड्स एंड वेरियस अदर स्मॉल एनिमल्स ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज, प्लांट लीव्स एंड ऑन डिके लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। आपने वहां पर न्यूमरस इंसेक्ट्स, न्यूमरस का मतलब होता है बहुत तरह के इंसेक्ट्स देखिए, स्पाइडर, स्क्वेल, स्क्वेल मतलब होता है गिलहरी, एंड्स एंड वेरियस अदर स्मॉल एनिमल, और बहुत सारे और छोटे छोटे एनिमल्स देखे उन्होंने। कहां पर देखे? बार्क ऑफ द ट्री, मतलब कि ट्री की छाल पर, यहाँ पर जो हिस्सा होता है उसे बोला जाता है बार्क ऑफ द ट्री, जिसे छाल बोला जाता है हिंदी में। प्लांट लीव्स, लीव्स के ऊपर, और डिके लीव्स ऑन दी फॉरेस्ट फ्लोर, और डिके लीव्स के ऊपर जो फॉरेस्ट फ्लोर पर गिरी हुई थी। यहाँ पर जैसे ये दिखा रखी है डिके लीव्स जो कि फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर गिरी हुई थी। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रिएचर, जो स्मॉल स्मॉल एनिमल्स उन्होंने वहां पर देखे थे अलग अलग तरह के, उनका उन्होंने स्केच बनाना मतलब ड्राइंग करनी स्टार्ट कर दी। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्ड डार्क कलर्ड, फॉरेस्ट फ्लोर जो था वो डार्क कलर का दिखाई दे रहा था, एंड वॉज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिके लीव्स, और किस चीज से कवर्ड था? डेड और डिके लीव्स थी, वहां पर फ्रूट्स थे, सीड्स थी, ट्विग्स, ट्विग क्या होती है? छोटी छोटी टहनियां, जैसे आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर छोटी छोटी टहनियां थी, एंड स्मॉल हर्ब्स, स्मॉल हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उन्हें हर्ब्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, तो इन सब चीजों से इसका फ्लोर कवर था। डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म, डिकेइंग मैटर जो था वो मॉइस्ट था, मतलब कि नमी वाला था, एंड वार्म, गर्म था। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन, बच्चों ने वहां से कई तरह की सीड्स और लीव्स उठा ली अपनी कलेक्शन के लिए। वॉकिंग ओवर द डेड लीव्स देयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वाज लाइक वॉकिंग ओवर अ स्पंजी कारपेट, जब उस डेड लीफ लेयर जो फॉरेस्ट फ्लोर पर बनी हुई थी उस पर जब वॉक कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो स्पंजी कारपेट पे वॉक कर रहे हैं। कारपेट क्या होता है? कालीन, जो कि नीचे बिछाया जाता है, एंड स्पंजी क्या होता है? स्पंजी मतलब जो अंदर की तरफ धसा हुआ हो, तो उन्हें इस तरह का वो फ्लोर लग रहा था। इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म, क्या डिकेइंग मैटर जो होता है हमेशा गर्म होता है? प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, प्रोफेसर अहमद ने उनको एक एक्टिविटी सजेस्ट की जिससे कि उनको इस चीज का आंसर मिल सकता है कि डिकेइंग मैटर हमेशा गर्म होता है या नहीं। तो अब एक्टिविटी 17.3 आ गई है। डिग अ स्मॉल पिट, एक छोटा सा गड्ढा खोदना है। पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, वेजिटेबल वेस्ट मतलब क्या होता है? जैसे आप सब्जी छीलते हैं तो उसके जो छिलके होते हैं वो वेजिटेबल वेस्ट में काउंट होते हैं। वेजिटेबल वेस्ट या लीव्स जो है वो उसके अंदर डालनी है। कवर देम विद सोयल, और उसको सोयल से कवर कर देना है। एड सम वाटर, कुछ वाटर रखना है ताकि वो मॉइस्ट रहे। आफ्टर 3 डेज के बाद रिमूव दी अपर लेयर ऑफ द सोयल, आपको ऊपर वाली लेयर जो है वो रिमूव कर देनी है। डज द पिट फील वार्म इनसाइड, क्या पिट यहाँ पर जो गड्ढा खोदा था उसके अंदर जो सामान है क्या वो गर्म लग रहा है? यहाँ पर जो स्पंजी बन गया है वहां पर, तो यस वो वार्म लगेगा। पहेली आस्क, there are so many trees here, also there are many forests like this, what's difference will it make it if we cut some trees for a factory? पहली यहाँ पर पूछ रही है कि यहाँ पर बहुत सारे तरह के पेड़ हैं और ऐसे ऐसे कई सारे फॉरेस्ट हैं, कई सारे जंगल हैं, तो क्या कुछ डिफरेंस होगा अगर हम किसी कुछ ट्रीज को काट देते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए? प्रोफेसर अहमद सेड, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो डेड एंड डिके मैटर पर फीड करते हैं। यू हैव लर्नड हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, आपने पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, जिन्हें कि हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस और कार्निवोरस डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, हम सबको ये पता है कि जो भी हर्बीवोरस है मतलब कि सिर्फ प्लांट खाने वाले हैं, या फिर कार्निवोरस है मतलब कि दूसरे एनिमल पे फीड करने वाले हैं, तो हमें पता है कि दोनों ही जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे खाना ले रहे हैं? अपना प्लांट से ले रहे हैं। कैसे स्टूडेंट्स? जैसे कि डियर है वो क्या खाता है? प्लांट्स खाता है, और लॉयन जो है वो डियर को खा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए बीच में से अगर डियर कट हो जाए तो लॉयन को भी तो अपना खाना नहीं मिलेगा, या फिर प्लांट्स कट हो जाए तो डियर को अपना खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये पूरी चेन जो है वो खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है चाहे हर्बीवोरस है चाहे कार्निवोरस है, दोनों ही जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स जो कि फीड करते हैं प्लांट से तो वो ऑर्गेनिजम्स को भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, एंड सो ऑन, इस तरह से ये चेन चलती रहती है। फॉर एग्जांपल, ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट्स विच इन टर्न इज टेकन बाय फ्रॉग एंड फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक। तो इस तरह से ये फूड चेन बन जाती है। ग्रास क्या है? वो प्लांट है, प्रोड्यूसर है, उसको कौन खाता है? इंसेक्ट खाता है। इंसेक्ट को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है। और स्नेक किसका फूड होता है? ईगल का। तो इस तरह से ये फूड चेन चलती रहती है। मैनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट, बहुत तरह की फूड चेन फॉरेस्ट में मिलती है। फूड चेन्स आर लिंक्ड, सभी फूड चेन आपस में लिंक्ड है। इफ वन फूड चेन इज डिस्टर्ब इट अफेक्ट्स द अदर फूड चेन, अगर एक फूड चेन डिस्टर्ब होती है तो वो दूसरी फूड चेन को अफेक्ट करती है। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट, हर पार्ट जो है फॉरेस्ट का वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट सेज ट्री ऑल
ऑल अदर कंपोनेंट्स वुड बी अफेक्टेड। अब यहाँ पर पहेली का आंसर दिया जा रहा है। पहेली ने पूछा था कि इस फॉरेस्ट के अंदर इतने सारे ट्रीज हैं और इस फॉरेस्ट जैसे काफी सारे फॉरेस्ट हैं, तो अगर मान लीजिए कुछ ट्रीज को काट कर वहां फैक्ट्री लगा भी जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, सारे ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को या नेचर को क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो वही उसी चीज का आंसर दिया जा रहा है कि फूड चेन्स हैं, हर पार्ट जो होता है फॉरेस्ट का वो दूसरे पे डिपेंड होता है, और अगर हम किसी भी एक कंपोनेंट को वहां से हटा देते हैं तो दूसरे जो सारी फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब यहाँ पे यही बताया जा रहा है, अगर मान लीजिए ट्रीज को काटा जाता है तो दूसरे उससे इफेक्ट होंगे, क्योंकि ट्री क्या है, ट्री प्रोड्यूसर है, और ट्री को कंज्यूम करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं या जो भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और इस तरह से फूड चेन सारी डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी पिक्चर दिखाई जा रही है। मैं इस पिक्चर से आपको पहले थोड़ा सा एक समरी दे देती हूँ ताकि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स वो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड एंड डिके मैटर से अपना फूड लेते हैं। अब जो भी एनिमल मान लीजिए फॉरेस्ट में मरते हैं तो फॉरेस्ट में जो मरने वाले एनिमल्स हैं उनको दूसरे एनिमल खाते हैं, जैसे कि वल्चर हो गया, क्रो हो गया, जैकल हो गया, लेकिन कुछ लेफ्ट ओवर पार्ट है वो इंसेक्ट्स खाते हैं, और इंसेक्ट्स जब उसे खाते हैं तो वो क्या करते हैं, डेड एंड डिके मैटर जो होता है जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो वो एक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल की लेयर बना देता है सोइल के ऊपर, तो उसे ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस जो होती है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, सोइल को और ज्यादा फर्टाइल बनाती है। तो इस चीज से ये समझ आ रहा है सोइल और ज्यादा फर्टाइल बनेगी, जो ये डिकम्पोजर्स ये ह्यूमस बनाते हैं, ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। देन दिखाया जा रहा है प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, मतलब कि जब सन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमोस्फेयर से लेते हैं, वाटर उन्हें रूट से मिलता है, और फिर उसके बाद वो एक रिएक्शन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में जिसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। उससे ग्लूकोज बनता है एंड ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज तो स्टार्च की फॉर्म में आपके ट्री एज अ फूड वो रखते हैं, देन ऑक्सीजन जो है वो एटमोस्फेयर में छोड़ देते हैं, जैसे यहां से दिखाई दे रहा है। इसी वजह से, क्योंकि ये बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एंड ऑक्सीजन का, इसी वजह से इन्हें अर्थ का लंग कहा जाता है जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं। तो इस पिक्चर से हमें ये सब चीजें समझ आ रही है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने जरूरी हैं। अब जब बारिश होती है तो बारिश होने पे क्या होता है, फ्लड से बचाते हैं फॉरेस्ट। कैसे बचाते हैं, क्योंकि बारिश जब रेन आएगी तो ट्रीज क्या होते हैं, वो नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं। नेचुरल एब्जॉर्बर मतलब कि ट्रीज जो हैं उनको पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अलाउ टू सीप, मतलब कि नीचे जाने देते हैं ग्राउंड वाटर में, जिससे कि हमें भी सप्लाई मिलती रहती है ग्राउंड वाटर की, और हमारी सॉइल जो रहती है उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट उसमें एब्जॉर्ब होकर मिल पाते हैं। सर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ हैंड लेंस। हमें ये पता है कि बच्चे यहाँ पर हैंड लेंस लेकर आए थे जब स्टार्टिंग में उन्होंने टूर अपना स्टार्ट किया था फॉरेस्ट का। तो प्रोफेसर अहमद यहाँ पर बच्चों को एक सजेशन दे रहे हैं कि आप लीफ पिक करो फॉरेस्ट फ्लोर से और उसको हैंड लेंस के अंडर देखो, आप ऑब्जर्व करो। दे फाउंड टाइनी मशरूम्स ओवर दी डिकेइंग लीफ। तो उन्होंने छोटी छोटी मशरूम्स देखी जो कि डिकेइंग लीफ के ऊपर ग्रो कर रही थी। दे ऑल्सो सो एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट्स। वहां पर बहुत ही छोटे इंसेक्ट्स को भी देखा। आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट्स मतलब काफी क्वांटिटी में वो इंसेक्ट्स वहां पे प्रेजेंट थे। मिलीपैड्स से, मिलीपैड्स मतलब जिनके काफी सारे पैर होते हैं, एंड्स थी एंड बेटल ऑन देम। दे वर वंडरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव हियर। तो उन्हें ये सोच के वो हैरान हो गए कि ये सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जिंदा कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स विच आर इजिली सीन, जो एनिमल्स आपको अच्छी तरह से दिखाई देते हैं उनका तो हमें पता है कि वो किस पे फीड कर रहे हैं, कैसे क्या क्या उनका फूड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। देयर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द सॉइल। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल में रहते हैं। पहेली वंडर्ड व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म ईट। पहेली यहाँ पर हैरान हो रही है कि मशरूम और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं, जो कि अभी देखे उन्होंने सॉइल पे हैं, तो वो खाना क्या खाते हैं, उनका फूड क्या होता है। Professor Ahmed replied that they feed upon the dead plants and animal tissues and convert them into a dark colored substance called humus. Professor Ahmed यहाँ पर बता रहे हैं कि वो क्या किस पे फीड करते हैं, वो dead plants and animal tissues मतलब जो decay matter होता है उस पे वो फीड कर रहे हैं, and convert them into a dark colored substance, और उसको dark color के substance में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसको कि humus कहा जाता है। तो ये भी आप स्टार मार्क करके लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। जैसे कि हमने पहले देखा था जब बच्चे टूर ले रहे थे, यहाँ पर बटरफ्लाईज थी और यहाँ पर उन्हें कैसा फ्लोर दिखा था, जो फॉरेस्ट फ्लोर था वो उन्हें डार्क कलर का दिख रहा था, तो वो क्या थी, वो ह्यूमस ही थी। यहाँ पर वो प्रोफेसर अहमद यही बता रहे हैं कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मशरूम्स हैं वो क्या किस पे डिपेंड है, वो डिके मैटर्स पे डिपेंड है, मतलब कि सेप्रोट्रॉफ्स हैं। वो लर्न अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर 9। इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस। आपने चैप्टर 9 में ह्यूमस के बारे में पढ़ा था, कौन सी लेयर में सॉइल की ह्यूमस प्रेजेंट होती है। जैसे ये सॉइल है स्टूडेंट, तो डेड एंड डिके लीव्स है, एनिमल्स है, वो कहां पर होते हैं, वो फ्लोर पे ही तो होते हैं ना, मतलब टॉपमोस्ट लेयर पे होते हैं, और यहीं पे वो डिकम्पोज होकर धीरे धीरे क्या करती हैं, वो उसे डार्क कलर का एक ऑर्गेनिक मटेरियल बना देती हैं। तो वो कौन सी लेयर में हुए, वो टॉप लेयर में हुए। सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर पे ह्यूमस प्रेजेंट होता है।
तो इसका आंसर होएगा टॉप मोस्ट लेयर। व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस टू द सॉइल, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस लिए जरूरी होता है ये ह्यूमस? ये सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सॉइल को काफी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये सॉइल के लिए बेनिफिशियल होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर कॉल्ड डीकंपोजर। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा, उनको डीकंपोजर्स कहा जाएगा। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। पहली डेफिनेशन है ह्यूमस की, डेफिनेशन क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फीड अपॉन दी डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। अब डीकंपोजर्स कौन होते हैं, जो इस एनिमल टिश्यूज को और डीके मैटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डार्क लेयर में, मतलब ह्यूमस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उन्हें डीकंपोजर कहा जा रहा है। तो यहां पर देखिए डीकंपोजर्स कौन है, जो डेड एंड डीके मैटर को ह्यूमस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, उन्हें डीकंपोजर कहा जा रहा है। और ह्यूमस का क्या है, जो डीकंपोज होकर एक डार्क लेयर बना रहे हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसे ह्यूमस कहा जा रहा है। तो इसमें इतना ही डिफरेंस है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ह्यूमस है और जो बना रहे हैं वो डीकंपोजर्स हैं। यहां पर These microorganisms play an important role in the forest. ये माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट के, जंगल के अंदर। Soon पहेली removed some dead leaves and discovered under them a layer of humus on the forest floor. जल्दी से पहेली ने क्या किया, जो डेड लीव्स थी उसने जल्दी जल्दी वो हटाना शुरू किया और नीचे उसे ह्यूमस की लेयर दिखाई दी फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर। The presence of humus ensures that the nutrient of the dead plants and animals are released into the soil. जब ह्यूमस वहां पर बन जाती है तो वो क्या इंश्योर करती है कि वो डेड प्लांट से और एनिमल से जो भी न्यूट्रिएंट आया है वो सॉइल तक पहुंचा देती है उसे। From there, these nutrients are again absorbed by the root of the living plants. तो इस तरह से न्यूट्रिएंट दोबारा से मिल जाता है नए प्लांट को। अब जैसे देखिए एक प्लांट है, एक प्लांट यहाँ पर ग्रो कर रहा है, ट्री ग्रो कर रहा है यहाँ पर, तो उसमें क्या है, यहाँ पर पत्तियां टूट कर भी गिर रही हैं, डेड लीव्स भी हैं, डेड एनिमल्स भी हैं यहाँ पर, तो उससे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं सॉइल को। जो डीकंपोजर्स है वो उसे हमस में कन्वर्ट कर रहा है और हमस क्या दे रहा है, उनको न्यूट्रिएंट दे रहा है और ज्यादा उपजाऊ बना रहा है उस सॉइल को। तो उससे क्या होगा, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। हमने पिछले चैप्टर में भी ये पढ़ा है स्टूडेंट कि कई तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वही कन्वर्ट कर पाते हैं किस चीज को, कई बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, वो न्यूट्रिएंट की अच्छी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं सॉइल के अंदर, तो उससे ट्रीज जो है और अच्छे ग्रो करते हैं। What happens if an animal dies in the forest? शीला asked. शीला ने पूछा अगर कोई जानवर फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर मर जाता है तो क्या होता है? टीबू रिप्लाइड द डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर वल्चर्स, क्रोज, जैकल्स एंड इंसेक्ट। जैसे कि हम फूड चेन में पहले ही पढ़ चुके हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं वो भी दूसरे एनिमल्स का फूड बन जाता है, जैसे कि वल्चर हो गया, क्रो, जैकल्स एंड इंसेक्ट्स, जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं। इन द वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकल्ड, इसी तरह से न्यूट्रिएंट जो है वो साइकल्ड वे में चलते रहते हैं। सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट, तो इसलिए फॉरेस्ट में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। आपको होप्सो अच्छे से समझ आ गई होगी कि प्लांट्स क्या है, वो प्रोड्यूसर हैं, उनको क्या करते हैं, कोई इंसेक्ट्स खाते हैं, देन उसके बाद एनिमल्स उन्हें खाते हैं, दूसरे एनिमल्स इन एनिमल्स को खाते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज फॉरेस्ट के अंदर वेस्ट नहीं होती है, चाहे डेड एनिमल्स हैं, चाहे डेड लीव्स हैं। डीके मैटर को भी बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म खाते हैं, जो कि सॉइल को और ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं, जिससे कि और अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट की, और ये साइकिल चलती रहती है। तो इसमें यही बताया गया है, इसलिए कुछ भी वेस्ट नहीं होता है फॉरेस्ट के अंदर। जैसे कि 17.9 में हम ये पहले ही पूरा समझ चुके हैं कि डीकंपोजर्स क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, सॉइल क्या करती है, फिर अच्छी ग्रोथ करती है प्लांट की, फिर वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है जिससे कि प्लांट अच्छा ग्रो करता है और मेंटेन बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड ऑक्सीजन का हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। जब आती है तो ट्रीज जो है वो नेचुरल एब्जॉर्बर हैं, तो इसलिए वो फ्लड को कंट्रोल करते हैं, फ्लड नहीं आने देते हैं, और अलाउ टू सीप वाटर, वहां पर सीप होकर ग्राउंड वाटर में आ जाता है, जिससे कि हमें सप्लाई मिलती रहती है कॉन्टिन्यूअस। पहेली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन्ड व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। पहेली उनको याद दिलाती है प्रोफेसर अहमद को कि आपने अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं किया कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं प्लांट एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होता है, प्लांट्स हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स रेस्पिरेशन, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेशन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं। दे ऑल्सो मेंटेन दी बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एटमॉस्फेयर, और वो क्या बैलेंस बना के चल रहे हैं ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। को ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छी नहीं है, तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, वो इसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, प्लांट्स इसे ले रहे हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एनिमल क्या करते हैं, वो इसे एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, एंड प्लांट्स क्या कर रहे हैं, वो इसे ले रहे हैं एंड ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें। तो इस तरह से ये मेंटेन बना रहता है, जिसके कारण हम इन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कोल्ड लंग्स, तो इसीलिए फॉरेस्ट को लंग्स कहा गया है। क्योंकि हमारे लंग्स का काम क्या होता है स्टूडेंट, हमारे लंग्स में क्या होता है, हम नोज से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन इन करते हैं। लंग्स का काम क्या होता है, वो उन्हें हार्ट तक पहुंचाता है।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट तक पहुंचाता है, हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है जिससे हम हेल्दी रहते हैं। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट से हमारे लंग्स में जाता है तो उसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, और ये साइकिल चलती रहती है। तो इस तरह से जिस तरह से लंग्स हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं उसी तरह से फॉरेस्ट भी हमें रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं। द चिल्ड्रन सो क्लाउड फॉर्मिंग इन दी स्काई, बच्चों ने देखा कि बादल जो है वो घने होने लग गए हैं स्काई के अंदर। बोजो रिकॉल्ड व्हाट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6, बोजो ने यहाँ पर रिकॉल किया कि उसने क्लास 6 में जो वाटर साइकिल पढ़ी थी वो उसे याद आ गई। ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। अब ट्रीज जो हैं वो वाटर लेते हैं अपने रूट से, ये हमें सबको पता है कि ट्रीज जो हैं वो वाटर कहां से लेते हैं, वो अपनी रूट से वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। देन उसके बाद जो उनकी लीव्स होती हैं जहां फोटोसिंथेसिस होता है वहीं पे जो पोर्स होते हैं, स्टोमेटल पोर्स होते हैं, वहीं से वहां पर इवेपोरेट होता है एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर का लॉस कहां पर होता है, उन्हीं की लीव्स में होता है। तो लीव्स में जो प्रोसेस इवेपोरेशन होता है तो प्लांट्स में इसे ट्रांसपीरेशन बोला जाता है, प्लांट्स में इसे ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोला जाता है जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। There were fewer trees, अगर यहाँ पर कुछ ही ट्री बचे हुए हों, हाउ विल दी वाटर साइकिल बी अफेक्टेड, तो वाटर साइकिल कैसे अफेक्ट होगी, अफेक्ट मतलब कैसे हानि होगी। अफेक्ट जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है और इफेक्ट जो है वो उसके प्रभाव बताने को कहते हैं। टीबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, टीबू यहाँ पर बता रहा है कि जंगल जो है वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का ही घर नहीं है, मतलब सिर्फ उन्हें ही शेल्टर प्रोवाइड नहीं करता। मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन दी फॉरेस्ट, बहुत सारे लोग भी फॉरेस्ट में रहते हैं। सम ऑफ देम मे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स, कुछ जो है उनमें से डिफरेंट ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं। ट्राइब्स का मतलब होता है अलग अलग जनजाति। टीबू एक्सप्लेन्ड दैट दीज पीपल्स डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट, ये लोग जो है ज्यादातर फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होते हैं, वहीं से अपना गुजारा करते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विद द फूड, फॉरेस्ट उन्हें खाना भी देता है, शेल्टर मतलब रहने की जगह भी देता है, वाटर भी देता है और मेडिसिन भी देता है, क्योंकि हमने देखा है कि फॉरेस्ट में काफी तरह के ट्रीज ऐसे होते हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट इन दी फॉरेस्ट, और उनके ट्रेडिशनल नॉलेज भी है, मतलब कि अपने पूर्वजों से ये नॉलेज भी मिली हुई है कि कौन सा प्लांट जो है वो एज अ मेडिसिनल प्लांट यूज कर सकते हैं। वाइल वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ स्मॉल स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब यहाँ पर है कोई नदी हो सकती है, कोई प्रवाह हो सकता है जहां से पानी निकल रहा है, तो एक ऐसी जगह से वो पानी पी रहा था। ही सॉ सम डियर क्रॉसिंग द स्ट्रीम, तो उसने देखा कुछ डियर जो है, हिरन जो है वहां से क्रॉस कर रहे हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखा रखा है, हिरन जो है वहां से क्रॉस कर रहे हैं। दे डिसअपियर्ड इनटू बुशेस, और थोड़ी देर बाद वो दिख भी नहीं रहे थे, वो बुशेस में जाकर छुप गए थे। द डेंस बुशेस एंड टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल्स विद द फूड एंड शेल्टर, डेंस बुशेस का मतलब होता है घनी झाड़ियां, घनी झाड़ियां मतलब जिसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता है। तो डेंस बुशेस और जो टॉल ग्रास मतलब कि लंबी लंबी घास होती है वो एनिमल्स को फूड भी देती है, वो उसे खा भी सकते हैं और शेल्टर भी प्रोवाइड कर सकती है, वो वहां रहते भी हैं। They showed the children dropping of some animals and explained the difference between various types of droppings. बच्चों को उन्होंने ड्रॉपिंग्स दिखाई। ड्रॉपिंग यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, वेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है, कुछ एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट दिखाया गया। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ड्रॉपिंग, और फिर उन्होंने उसका डिफरेंस एक्सप्लेन किया जो कि इतने टाइप्स की ड्रॉपिंग्स उन्होंने वहां पर देखी थी। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म्ड दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट बाय देयर ड्रॉपिंग्स एंड फुटप्रिंट्स। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो इजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं सिर्फ एनिमल्स की ड्रॉपिंग मतलब उनकी वेस्ट प्रोडक्ट देख के या फिर उनके फुटप्रिंट्स देख के कि इस जंगल में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। बोजो कॉल्ड एवरीवन, बोजो ने सबको बुलाया एंड शोड देम अ लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल्स ड्रॉपिंग, और एक बड़ा हीप दिखाया जो कि एनिमल्स की ड्रॉपिंग का बना हुआ था, वेस्ट प्रोडक्ट्स का बना हुआ था। हीप कैसा होता है स्टूडेंट, इस तरह का बना हुआ होता है हीप, इस तरह का एक पहाड़ टाइप का बना हुआ होता है हीप। सेवरल बेटल्स एंड गर्ब्स वर फीडिंग ऑन दी हीप एंड अ बंच ऑफ सीडलिंग्स वर स्प्राउटिंग, बहुत तरह की बेटल्स एंड गर्ब्स जो थी वो फीड कर रही थी उस हीप पे, मतलब उस हीप को खा रही थी वो। एंड अ बंच ऑफ सीडलिंग्स वर स्प्राउटिंग, और काफी सारी जो है वहां से सीडलिंग मतलब स्प्राउट आउट हो रहे थे, पौधे निकल रहे थे। दीज सीडलिंग्स आर ऑफ हर्ब्स एंड शर्ब्स, और वो जो सीडलिंग थी वो क्या थी, हर्ब्स थी और शर्ब्स थी। तो जैसे यहां पर दिखा रखा है इस तरह से, अ सैपलिंग ऑन अ वॉल, ये वॉल के ऊपर एक सैपलिंग निकली हुई है। सैपलिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो सिर्फ स्प्राउट निकलता है सीड में से, दैट इज कॉल्ड सीडलिंग, और जब थोड़ा सा वो बड़ा होके थोड़ा सा प्लांट टाइप में बनने लग जाता है उसको सैपलिंग कहा जाता है। तो ये सैपलिंग दिखा रखी है वॉल के ऊपर। द एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट, एनिमल्स भी हेल्प करते हैं किस चीज में, सीड को डिस्पर्स कराने में। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे एक जगह पर यहाँ पर सीड है, इसका यहाँ पर ट्री ग्रो कर रहा है, इसके फ्रूट्स जो है यहीं पर टूटकर गिर रहे हैं, इसकी सीड्स जो है उन फ्रूट्स के अंदर है, या फिर मान लीजिए कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो उनके क्या है आसपास में ही अगर वो सीड्स ग्रो कर जाएंगी तो क्या होगा, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा ट्रीज का। जैसे ये ट्री है, इसी की जो है मान लीजिए डॉटर ट्री यहीं पे
ग्रो कर गई है तो वो क्या होगा, पेरेंट ट्री जो है वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट उसे भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, उसे फोटोसिंथेसिस भी करनी है, तो सब चीजों के लिए इन दोनों में कंपटीशन हो जाएगा, तो ट्री अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कैसे ग्रो करते हैं, ये सीड डिस्पर्सल का मेथड होता है जिससे कि अलग अलग जगह पर ट्री ग्रो करते हैं। तो इसमें यही बता रखा है, जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि बच्चों के जो है क्लोथ्स के ऊपर जो छोटी छोटी सीड्स थी, थोर्न्स थे, वो चिपक गए थे, तो बच्चे जैसे जैसे चलते जाएंगे वो उस चीज को वहां पर डिस्पर्स करते जाएंगे। तो इसी तरह से एनिमल्स जो है वो भी सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। The decaying animals dung also provide nutrient to the seedlings to grow। जो सर अहमद ने यहाँ पर बताया, जो डिकेइंग एनिमल डंग होता है, जो कि उनका वेस्ट होता है, वो भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है सीड्स को ग्रो करने के लिए, सीडलिंग को ग्रो करने के लिए। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, बोजो नोटेड इन हिज नोटबुक, इसको सुनने के बाद बोजो ने अपनी नोटबुक में लिखा, बाय हार्बरिंग ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट्स फॉर द हर्बीवोरस। जैसे जितनी ज्यादा वैरायटी जो है हम प्लांट्स की लगाएंगे, उतना ही फॉरेस्ट जो है ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगा फूड की, और हैबिटेट मतलब कि शेल्टर प्रोवाइड करेगा हर्बीवोरस को, जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोरस मींस इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोरस। तो ज्यादा नंबर ऑफ हर्बीवोरस जो है फॉरेस्ट में अवेलेबल होंगे, उतनी ही वैरायटी जो है कार्निवोरस को भी मिल पाएगी फूड के लिए। वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। तो जो ये इतनी वैरायटी है एनिमल्स की फॉरेस्ट में जो प्रेजेंट है, वो क्या करती है, फॉरेस्ट को जिंदा रखती है, मतलब उसको ग्रो करने देती है, रीजनरेट एंड ग्रो करने देती है। डीकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं, जो हमने पढ़ा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स और डीके मैटर्स को खाते हैं और उसको ह्यूमस में चेंज करते हैं, तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो मेंटेन रखते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ताकि प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएं। Therefore, the forest is a dynamic living entity full of life and vitality। इसीलिए फॉरेस्ट को क्या कहा गया है, डायनामिक लिविंग एंटिटी, मतलब यहाँ पे अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, तो इसलिए इसे डायनामिक लिविंग एंटिटी कहा गया है, जहां पर फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी है। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक। अब दोपहर हो चुकी थी और बच्चे जो है वापस जाना चाहते थे। टीबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक, वाइल दे वर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ने उन्हें एक और रास्ता बताया वापस जाने के लिए। जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बारिश शुरू हो गई है। हाउएवर सरप्राइजिंगली दे सो दैट द रेन ड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। लेकिन उन्हें बहुत ही आश्चर्य से देखा कि जो रेन ड्रॉप, मतलब बारिश आ रही है लेकिन रेन ड्रॉप जो है फॉरेस्ट फ्लोर पर नहीं गिर रही है, जमीन पर नहीं गिर रही है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड मोस्ट ऑफ वाटर वॉज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस एंड स्टेम ऑफ द ट्रीज। तो अपर मोस्ट जो लेयर थी, जो हमने कैनोपी के बारे में पढ़ा था, जो अपर मोस्ट क्राउन लेयर थी, जो बड़े बड़े ट्रीज थे, वो क्या कर रही थी, वो उसको उसके फ्लो को इंटरसेप्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो इतनी ऊंची थी, वो उसके फ्लो को इंटरसेप्ट कर रही थी, नीचे नहीं आने दे रही थी। और ज्यादातर पानी जो है वो नीचे कहां से आ रहा था, ब्रांचेस से होते हुए आ रहा था और स्टेम से होते हुए आ रहा था, ट्रीज से। यहाँ पर बहुत सारे घने घने ट्री हैं, तो वो क्या करेंगे, जब रेन आएगी तो ये उसका रास्ता यहाँ पर इंटरसेप्ट करेंगे, और वो किससे होते हुए आ रही है, इस इनकी ब्रांचेस से और स्टेम से होते हुए नीचे आ रही है। फ्रॉम द लीव्स इट was dripping slowly over the branches of the shrubs and herbs. On the leaves, it was dripping slowly over branches of shrubs and herbs. अब इस पिक्चर की हेल्प से हम समझते हैं, जैसे कि अभी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं कि रेनफॉल हो रहा है लेकिन वो फ्लोर तक नहीं पहुंच रहा है। वो किस वजह से नहीं पहुंच रहा है स्टूडेंट? जैसे कि हमने कैनोपी पढ़ी थी। कैनोपी क्या है? कैनोपी एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला होती है जो कि रेस्ट ऑफ द ट्रीज, जो उससे छोटे ट्रीज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। इस तरह से हॉरिजॉन्टली ये एक लेयर बना लेते हैं जिसे कि कैनोपी कहा गया है। जो लार्ज ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेन को यहाँ पर इंटरसेप्ट करते हैं। और कहां से होकर जाती है फिर रेन? उनकी ब्रांचेस से और स्टेम से होकर जो स्मॉल ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, बुशेस हैं और हर्ब्स हैं, उन तक आती है, धीरे धीरे उन पर गिरती है धीरे धीरे। तो ड्रिपिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ऐसे गिरना, इस तरह से गिरना, तो उसे ड्रिपिंग कहा जाता है। तो वो कहां पे आती है? श्रब्स एंड हर्ब्स तक आती है। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वाज स्टिल ड्राई। बच्चे देख रहे हैं कि ग्राउंड अभी भी सूखा है, जबकि इतनी हैवी रेन आ रही है लेकिन ग्राउंड अभी भी सूखा है। आफ्टर हाफ एन आवर द रेन स्टॉप्ड। हाफ एन आवर के बाद, मतलब आधी घंटे के बाद रेन स्टॉप हो जाती है। दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर वेट नाउ, बट वाटर डिडंट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट। तो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं कि रेन तो स्टॉप हो गई है लेकिन फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो थोड़ा थोड़ा वेट दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी पानी यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुआ है। वो किस वजह से होता है स्टूडेंट? ये पूरी क्या है, एक वाटर साइकिल दिखाई जा रही है इसमें, कि इवेपोरेशन होता है सबसे पहले। इवेपोरेशन मतलब क्या होता है? वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वाटर। और प्लांट्स में उस इवेपोरेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं, जो कि लीव्स के थ्रू होता है, जो कि स्टोमेटल पोर्स से जो है एक्स्ट्रा वाटर निकलता है, जैसे कि लॉस ऑफ वाटर भी बोला जाता है। प्लांट्स में से वाटर वहां से निकलता है, तो उसे ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। देन उसके बाद कंडेंसेशन
होता है, मतलब आपके क्लाउड्स बनते हैं, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में आपके पृथ्वी पर दोबारा से आती है, देन वो आती है। तो जितने ज्यादा ट्रीज होंगे वो क्या होते हैं, नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं, जो कि फ्लड नहीं आने देते, बाढ़ नहीं आने देते, पानी को स्टैग्नेट नहीं होने देते। जैसे यहाँ पर लिख रखा है, द रूट सिस्टम हेल्प्स वाटर टू सीप डाउन इन द ग्राउंड। तो रूट सिस्टम क्या करता है, हेल्प करता है वाटर को नीचे एब्जॉर्ब होने के लिए, और फिर वो ग्राउंड लेवल का वाटर जो है इंक्रीज करते हैं, फिर वो स्ट्रीम्स में चला जाता है। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें यही चीज बताई हुई है। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई, ग्राउंड अभी तक सूखा है, लेकिन आधे घंटे बाद जब बारिश रुक जाती है तो वो नोटिस किया कि जो डेड लीव्स की लेयर थी फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर वो अब वेट दिखाई दे रही है। तभी उन्होंने क्या मेंशन किया था, उसे स्पंजी कारपेट। लेकिन वाटर जो है वो कहीं पर भी स्टेगनेट नहीं हुआ है फॉरेस्ट में, मतलब कहीं पर भी इकट्ठा नहीं हुआ है। Bojo thought that if it had rained so heavily in his town, it would have flooded the drains and roads. बोजो यहाँ पर सोच रहा है कि अगर इतनी हैवी बारिश जो है उसके टाउन में आई होती तो वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम है या रोड्स हैं वहां पर तो पूरी बाढ़ आ गई होती। What would happen if it rains so heavily in your towns? और आपके टाउन में अगर ऐसा होता, इतनी तेज बारिश आती तो क्या होता है। हम तो देखते हैं स्टूडेंट, अगर बहुत तेज बारिश आती है हमारे टाउन में तो उस क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां पर स्टैग्नेट हो जाता है। Professor Ahmed told them that the forest also act as a natural absorber of rainwater and allow it to seep. प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो एक नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं रेन वाटर के, मतलब कि उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने रूट सिस्टम में, एंड अलाउ इट टू सीप। होता है रिसाव, मतलब कि उसको स्ट्रीम्स में भेज देता है। जो रिवर होती है, नदी होती है, छोटी छोटी स्ट्रीम होती है, उसमें उस वाटर को भेज देता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर जो है मेंटेन रहता है। इट हेल्प्स मेंटेन दी वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। ये इसी तरह से वाटर टेबल जो है मेंटेन रहती है पूरे साल। तो इस चीज को भी आप स्टार मार्क करेंगे, किस तरह से मेंटेन रहती है। तो इसमें पूरी आपको वाटर साइकिल बता के आनी है कि पहले जो है इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, और प्लांट्स में उसको ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोला जाता है। देन उसके बाद कंडेंसेशन होता है, देन प्रेसिपिटेशन, और उसके बाद जो है रेन आती है, और रेन के बाद दोबारा से वही प्रोसेस चलता है। जो ट्रीज होते हैं वो नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं, अलाउ टू सीप, और फिर वो स्ट्रीमलाइन में भेज देते हैं वाटर को। तो इस तरह से वाटर साइकिल चलती रहती है। नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स बट ऑल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम सो दैट वी गेट स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर। फॉरेस्ट सिर्फ बाढ़ को ही कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि जो स्ट्रीम्स में फ्लो होता है वाटर का उसको भी मेंटेन रखते हैं, ताकि स्टेडी सप्लाई, मतलब कि लगातार सप्लाई आती रहे वाटर की। ऑन द अदर हैंड, इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट। और अगर पेड़ नहीं होंगे तो रेन क्या करेगी, डायरेक्टली ग्राउंड पे गिरेगी, और उससे क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। हैवी रेन में ऑल्सो डैमेज दी सॉइल। हैवी रेन जो है वो सॉइल को भी डैमेज कर सकती है। रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड दी सॉइल टुगेदर बट इन देयर एब्सेंस ऑफ सॉइल इज वॉश्ड अवे एंड इरोडेड। देखिए इस पिक्चर से ही आप अच्छे से समझिए, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो क्या होगा, ये रेन जो है डायरेक्टली फ्लोर पे गिरेगी। डायरेक्टली फ्लोर पे गिरेगी तो इससे क्या होगा, सोइल इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का बह जाना। तो यहां पर क्या है, मिट्टी बहती नहीं है फॉरेस्ट में जितने ज्यादा पेड़ होंगे। किस वजह से, क्योंकि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जब रेन आती है तो उसको ये जो कैनोपीज हैं, जो लार्ज लार्ज ट्री हैं, वो उसे इंटरसेप्ट करके क्या करते हैं, अपनी ब्रांचेस से, स्टेम से होते हुए स्मॉल ट्रीज जो होते हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पर श्रब्स हो गए हैं, बुशेस हो गई हैं, हर्ब्स हो गए हैं, उन तक पहुंचाते हैं धीरे धीरे। और उसके बाद ये रूट सिस्टम में जाकर एब्जॉर्ब होता है और अलाउ टू सीप, तब वो स्ट्रीम लाइन में जाना शुरू करता है, जैसे कि नदी हो गई, पौंड हो गई, उनमें धीरे धीरे पानी पहुंचाता है, जिससे कि ग्राउंड लेवल का वाटर जो है मेंटेन रहता है, जो हमें सप्लाई होता है। तो इसमें ये चीज बताई, अगर ट्रीज यहां पर नहीं होंगे तो रेन जो है वो डायरेक्टली फ्लोर पे आएगी, उससे क्या होगी, सोइल भी यहां पर बहती हुई चली जाएगी उसी पानी के साथ, और फ्लड आने का खतरा होगा, मतलब कि बाढ़ आ जाएगी। रूट्स जो होती हैं ट्रीज की, वो क्या करती हैं, सोइल को एक साथ बांध कर रखती हैं। अगर उनकी एब्सेंस होगी, ट्रीज नहीं होंगे, तो सोइल भी वहां से वॉश आउट हो जाएगी, इरोडेड हो जाएगी, मतलब कि बह जाएगी। द चिल्ड्रन स्पेंट एन आवर एट टीबूज विलेज ऑन देयर वे बैक। बच्चों ने जो है 1 घंटा बिताया टीबू के विलेज में जब वो वापस आ रहे थे। द वेदर ऑफ अ विलेज वॉज क्वाइट प्लेजेंट। वेदर जो था विलेज का क्वाइट प्लेजेंट, मतलब कि बहुत ही सुहाना मौसम था। विलेजर्स टोल्ड देम दैट ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव गुड रेनफॉल। गांव वालों ने बच्चों को बताया कि सराउंडिंग फॉरेस्ट, मतलब उनके आसपास जो जंगल है, उसके कारण वो अच्छी रेनफॉल, मतलब कि वहां पर अच्छी बारिश होती है। द रेन ऑल्सो रिमेन्ड कूल, इसलिए वहां की हवा ठंडी रहती है। नॉइज पोल्यूशन टू इज लेस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइज ऑफ नियर बाय हाईवे। नॉइज पोल्यूशन भी वहां पर बहुत कम होता है, बिकॉज जो नियर बाय हाईवे है उस पर तो हॉर्न की साउंड होती है, लेकिन फॉरेस्ट क्या करता है, उस साउंड को, उस नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए नॉइज पोल्यूशन उनके विलेज में कम रहता है। द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज। बच्चों ने यहां से विलेज की हिस्ट्री को समझा। इट सरप्राइज दैट द विलेजेस एंड एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ that forest were created after clearing the forest about 60 years ago। बच्चे ये सुन के बहुत सरप्राइज हुए कि वहां पर आसपास में जो गांव बने हुए थे और जो एग्रीकल्चर फील्ड थी वो फॉरेस्ट को क्लियर करके फिर क्रिएट की गई थी 60 साल पहले। Tibu's grandfather told them that when he was young, the village was not as large as it was now।
के ग्रैंडफादर ने बच्चों को बताया जब वो यंग थे तब विलेज इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा अब है, ये पूरा जो है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट स्टार्टेड वेनिशिंग। रोड्स की कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स बनना और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण और वुड की ज्यादा डिमांड होने के कारण, मतलब कि लकड़ी की ज्यादा डिमांड होने के कारण फॉरेस्ट पे प्रेशर बन गया एंड इट स्टार्टेड वेनिशिंग, और धीरे धीरे वो गायब होने लग गए। ही वॉज नॉट हैप्पी दैट द फॉरेस्ट एडजॉइनिंग देयर विलेज इज नॉट रीजनरेटिंग। बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि जो उनके विलेज के साथ फॉरेस्ट था वो धीरे धीरे जो है खत्म होता जा रहा था एंड इज ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग, और वो बिल्कुल जो है उसके वर्ज मतलब कि किनारे पर पहुंच गया था, मतलब खत्म होने की कगार पे था। ड्यू टू ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज। क्योंकि ओवरग्रेजिंग, ग्रेज क्या होता है स्टूडेंट, जब पशु जो है खाना खाते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, जो घासों को खाते हैं, उसे कहा जाता है ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, जो वो चारा चरते हैं। तो यहां पर ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या है, एनिमल्स जो है ओवर फीड कर रहे हैं, ज्यादा जो है प्लांट्स को खा रहे हैं। एंड इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज मतलब अंधाधुंध पेड़ों को काटा जा रहा है। प्रोफेसर अहमद सेड दैट इफ वी डिड थिंग्स वाइजली वी कुड प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट एज वेल एज हैव डेवलपमेंट। प्रोफेसर अहमद यहां पर बच्चों को बता रहे हैं अगर हम जो है अच्छी तरह से सोचे, वाइजली सोचे इस चीज के बारे में, तो हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं और अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकते हैं। तो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने से हमारा एनवायरमेंट भी जो है वो सेफ रहेगा। कैसे? उससे वाटर साइकिल मेंटेन रहती है, फॉरेस्ट होने से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मेंटेन रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो फूड चेन्स है उनका बैलेंस बना रहता है, मेडिसिन मिलती हैं हमें, फर्नीचर मिलता है, और वो नेचुरल हैबिटेट है कितने तरह के एनिमल्स का, एंड वो फ्लड को भी कंट्रोल करता है, नॉइज को भी कंट्रोल करता है, एंड सॉइल को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। हम इस तरह से फॉरेस्ट को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकते हैं और डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड अ फ्यू पिक्चर टू शो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच एन इवेंट। तो चिल्ड्रन ने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनाई जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि अगर पेड़ होंगे तो हमें क्या फायदा होता है और पेड़ नहीं होंगे तो उसमें हमें क्या नुकसान होगा। एट द एंड ऑफ द विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू सम अप द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब प्रोफेसर अहमद बच्चों से यहाँ पूछ रहे हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, आपने जो सारी चीजें देखी हैं उसके हिसाब से मुझे बताइए। रोड बच्चों ने लिखा फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, वो सॉइल को भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि रूट्स उसे बाइंड करके रखती हैं। एंड नेचुरल हैबिटेट है वो किसका? बहुत सारे एनिमल्स का। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग। फॉरेस्ट जो है वो हेल्प करता है अच्छी रेन लाने के लिए। क्यों? क्योंकि वाटर साइकिल को मेंटेन रखता है, तो जो नियर बाय एरिया है, जैसे विलेजर्स ने उन्हें बताया था, तो नियर बाय एरिया है वहां पर गुड रेनफॉल आती है फॉरेस्ट की वजह से। दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, टिम्बर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। और फॉरेस्ट जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स देते हैं हमें, मतलब कि मेडिसिन में जो हमारी दवाइयों के रूप में काम आती है। टिम्बर लकड़ियां प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। वी मस्ट प्रिजर्व अवर फॉरेस्ट, हमको अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। वट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर फॉरेस्ट नहीं रहे तो क्या होगा? तो यहां पर पिक्चर की हेल्प से बता रखा है। जैसे कि फर्स्ट है, इफ फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर। यहां पर हमें दिखाई दे रहा है जब फॉरेस्ट की प्रेजेंस है, मतलब ट्रीज प्रेजेंट है यहां पर, तो क्या हो रहा है, वो मेंटेन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। और यहां पर जब फॉरेस्ट नहीं है, डिसअपियर हो गए हैं फॉरेस्ट, ट्रीज नहीं है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इन दी एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। अब यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि जब फॉरेस्ट प्रेजेंट है तो वहां पर तरह तरह के एनिमल जो है उनका हैबिटेट है, वो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, रहने की जगह दे रहा है। लेकिन जहां पर फॉरेस्ट नहीं होंगे, फॉरेस्ट जब खत्म हो जाएंगे तो एनिमल्स को फूड भी नहीं मिलेगा और शेल्टर मतलब रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सोइल विल नॉट होल्ड वाटर विच मे कॉज। तो जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, फ्लड आ जाएगी, मतलब बाढ़ आ जाएगी, और जो सॉइल है वो भी प्रोटेक्ट नहीं रह पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी अपने आप को, और वो इरोज हो जाएगी, मतलब कि बह जाएगी। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई से जो है हमारी लाइफ जो है वो इजी नहीं रहेगी और हमारा एनवायरमेंट जो है वो भी खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए हमें ऐसी चीजें सोचनी चाहिए जिससे कि हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सके। तो इसीलिए बोला जाता है पेड़ों की कटाई जो है वो रोकनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है वो लगाने चाहिए, ताकि वाटर साइकिल मेंटेन रह सके, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन रह सके, सॉइल हमारी खराब ना हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं
जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। ये चीजें आप नोट कर लेना स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। वाटर साइकिल मेंटेन रहती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है, फूड चेन बैलेंस रहता है, मेडिसिन मिलती है, फर्नीचर मिलता है, गम मिलता है, नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, कंट्रोलिंग फ्लड को कंट्रोल करता है, नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है और हमारी सोइल को प्रोटेक्ट करता है। हमारा पूरा चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, और इसमें जो है मैंने एक समरी वीडियो डाल रखी है, वो जाकर भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।